फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेसन है वो है 9th मृदा मीन्स मिट्टी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा, आश्रय, जो घर है वो प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और भुजों ने जो मिट्टी होती है में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मिट्टी के अंदर और भी जीव रहते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1 विभिन्न स्थानों से जो मिट्टी के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। इसके लिए आप हैंड लेंस, आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने जैसे ही है? भुजों और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोग की एक सूची बनाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक मृदा क्यों प्रदूषित करती है। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने हॉट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा है। मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 9.2 थोड़ी सी मृदा लीजिए। ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए। उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाव के कणों की परतें दिखाई देती है? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। हर सामान्य मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय
अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु सरंध्र, अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शुष्क मृदा अथवा ए स्तर की स्थिति कहते हैं। शुष्क मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शुष्क मृदा में ही रहती है। शुष्क मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहंत होती है और बीज स्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी स्तर संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है, जो कठोर होता है और इसे फावड़े में से खोदना कठिन होता है। मृदा के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं, शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी, क्ले, सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात इस मूल शेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो वह दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, तब बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका के कण सूक्ष्म, बड़े, छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गांध नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गांध नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गांध कणों का आमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमाप के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। क्रियाकलाप 9.3 मृणमयी, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद-बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल दें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियों आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मृदा के कण, आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई।
है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्त्रवण दर। भुजो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर आपाप के 2 वर्ग अंकित किए हैं, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। भुजो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषणों में अंतर क्यों था। आइए इससे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना ले। दलों के नाम A, B, C रख ले। आपको मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट ले। यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले और उनका उपयोग करें। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा ले। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले। अब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखिए कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml के जल के मृदा में अंतःस्रावित होने से लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कीजिए। अंतःस्रवण दर मिलीलीटर पर मिनट। जल की मात्रा ml। अंतःस्रवण की अवधि उसके बटे में अंतःस्रवण की अवधि। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतःस्रवण दर होगी 200/20। कितना हुआ 10 ml पर मिनट। अपने दल द्वारा किए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूने की अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूने को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलावा से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए अब देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपित प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल ले। इसकी तुलना इस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.6। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए।
किसी मृदा के सूक्ष्म पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाइए, फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन U मिलीलीटर। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन V मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U माइनस V। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U माइनस V। 1 ml जल का द्रव्यमान 1g के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत U माइनस V बटा 50 मल्टीप्लाई 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के पास दोहराइए। आपको सभी नमूनों के समान परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम है? पूछो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुँचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौमजल तक पहुँच जाए? मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक और मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमयी और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध एवं अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई, दोमट और दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिससे जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसे फसलें महीन मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। और अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। यहाँ पर बताया गया कि ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। एक केस अध्ययन। जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि जमा बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा,
मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें कंकड़ पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है। गूंदी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है और शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। रशीदा मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतःस्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ जाता है। वहाँ से वह वाष्पित हो जाता है जिससे घड़े और सुराही में रखा जल ठंडा रहता है। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मृदा अपरदन जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रभावी जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? बुजो को लगता है कि तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो। पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मृदा, आपने क्या सीखा? मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तरीय कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मृणमय, दुमटी, बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूँ, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त होती है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा को जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें।